अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ के लिए जो स्क्वाड सेलेक्ट किया है वो इंटरेस्टिंग भी है और अफसोसनाक भी। इंटरेस्टिंग इसलिए कि इसमें कुछ बड़े नाम मिसिंग हैं, ख़ासकर बाबर आज़म। बाबर आज़म को किसने ड्रॉप किया, वो कैसे ड्रॉप हुए, उसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा कुछ बड़े डिज़र्विंग प्लेयर सेलेक्ट नहीं हो सके, उनकी क्या स्टोरी है, कौन कौन से प्लेयर थे जो कि यहाँ पे मिक्सअप में इजीली एडजस्ट हो सकते थे लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। और किसने इग्नोर किया, इसकी रिपोर्टिंग के लिए आप सुन रहे हैं रन चेज़ लाइव। देखिए, मामला कुछ यूँ है कि जो बाबर आज़म की बात है वो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। बाबर आज़म ने जब T20 वर्ल्ड कप खेला है तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और कप्तान शाहीन अफरीदी ये सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि ठीक है, बाबर आज़म को हम ओडीआई स्क्वाड में रखते हैं। T20 में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, फेयर इनफ। T20 में उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। T20 में उनके स्किल सेट पे एतराज़ भी है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में ना तो स्किल सेट का मसला है ना फॉर्म का मसला है। तो ओडीआई में उन्हें होना चाहिए, ओडीआई में उनकी यूटिलिटी है और बनती भी है। तो बाबर आज़म को कहा गया कि हम आपको ओडीआई में ले रहे हैं, लेकिन बाबर आज़म ने खुद ही डिसीजन किया, फैसला किया कि वो ओडीआई स्क्वाड से विथड्रा करेंगे, वो नहीं खेल रहे, ये उनका अपना फैसला है। और इसकी वजह ये थी कि आगे क्योंकि पीएसएल का एक सीज़न आ रहा है, एक्सटेंसिव सीज़न है, इसके बाद पाकिस्तान ने आगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है, तो बाबर आज़म को बीच में टाइम चाहिए। अभी वो बिग बैश खेल के आए ही थे कि T20 वर्ल्ड कप में चले गए, तो वो थोड़ा अपनी गेम पे थोड़ा फोकस करने के लिए, अपने आप को थोड़ा टाइम देने के लिए, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए उनका ये डिसीजन है कि वो ये सीरीज़ स्किप कर रहे हैं और उसके बाद वो पीएसएल से क्रिकेट में कम बैक करेंगे और फिर इसके बाद जो पाकिस्तान का सीज़न है उसमें वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। तो बाबर आज़म की तो ये स्टोरी है। अब जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल साद मसूद सेलेक्ट हुआ है और साद मसूद का जो लिस्ट ए का रिकॉर्ड है, क्योंकि अब वो 50 ओवर्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो 50 ओवर्स के लिए जब देखा जाएगा तो वो उसका T20 रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा, वो उसका 40 या 50 ओवर्स का रिकॉर्ड देखा जाएगा। उसमें उन्होंने लिस्ट ए में सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं। तो एक प्लेयर जिसने लिस्ट ए में सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं उसको आपने पाकिस्तान के लिए खिलाकर उसके लिए ज़्यादती कर रहे हैं। ये एक बहुत टैलेंटेड लड़का है साद मसूद, लेकिन एक फॉर्मेट जो कि उसने खेला ही नहीं है, वो उसके लिए बिल्कुल नया फॉर्मेट है। उसमें जब वो जाएगा डायरेक्टली इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो गलतियां करेगा, ब्लंडर मारेगा, नाकाम होगा। 2-3 मैचेस के बाद फैंस कह देंगे इसको बाहर करो। इसके बजाय जो T20 फॉर्मेट जिसमें उसने कुछ पीएसएल के मैचेस भी खेले, पाकिस्तान शाहीन के लिए भी खेला, नेशनल T20 कप भी खेला, अगर उसमें उन्हें लिया जाता तो उनके लिए बेहतर होता कि वो फॉर्मेट वो खेल कर आए हैं, उसमें उनके परफॉर्म करने के चांसेस बेहतर थे। तो ये इस तरह की जो ऐसे 2-3 मैचेस खेले हुए हैं, प्लेयर को डायरेक्टली पाकिस्तान की टीम में ले के आना, ये मेरे ख्याल में प्लेयर के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान टीम के साथ तो शायद इतनी बड़ी ज़्यादती ना हो जितनी इस प्लेयर के करियर के साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे क्रिकेटर जो हैं अब्दुस समद हैं। अब्दुस समद का जो T20 रिकॉर्ड अब है, वो अब तक वो 3 से 4 साल से T20 खेल रहे हैं। नेशनल T20 कप में भी पाकिस्तान शाहीन के लिए भी, पाकिस्तान स्क्वाड के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। तो T20 में तो एक तो प्रॉपर प्रोसेस के ज़रिए वो पाकिस्तान टीम तक पहुँचे हैं, चांस नहीं मिल सका, ड्रॉप हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन लिस्ट ए में अब्दुस समद का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, आपको उनकी कोई भी खातिर खा लिस्ट ए में परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लिस्ट ए के लिए ना तो अभी तक उनके कोई उस लेवल की फिटनेस है, ना उनका बैटिंग टेम्पो है, ना वो लंबा खेल सकते हैं। तो उनको स्क्वाड में लेना ये भी मेरे ख्याल में ज़्यादती है, उनको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ़खर जमान को ओडीआई सीरीज़ से रेस्ट करवाना अननेसेसरी था। टेस्ट मैचेस वो खेलते नहीं हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए बाकी वाइट बॉल के 2 फॉर्म्स बचते हैं, T20 और वनडे। T20 वर्ल्ड कप में वो सारे मैचेस में बेंच पे बैठ रहे, वो ओडीआई सीरीज़ खेल सकते हैं, ठीक है। देखिए, फेयर इनफ,
صاحبزادہ فرحان کو آپ نے چانس دیا، پہلے خبریں تھیں کہ وہ اسکواڈ میں نہیں ہے، بڑا اچھا ڈیسیشن ہے، وہ ہونا چاہیے۔ او ڈی آئی فارمیٹ انہیں بہت سوٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں وہ باؤنڈریز مار سکتے ہیں۔ 4 فیلڈر دائرے کے باہر اگر رہتے بھی ہیں اور بعد میں بھی 10 اوور کے بعد بھی تو انہیں باؤنڈریز ملتی رہیں گی، اور صاحبزادہ فرحان کو اگر ڈاٹ بالز کا مسئلہ نہ ہو تو وہ بہت اچھی اور لمبی اننگز کھیل جاتے ہیں۔ اور او ڈی آئی میں اگر آپ ڈاٹ بالز زیادہ لے بھی لیتے ہیں تو بعد میں اس کو کور کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ فارمیٹ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کرکٹر ہیں معاذ صداقت، ان کا ٹیم میں آنا ٹیم کے لیے بہت اچھا شگون ہے۔ وہ ابھی ریسنٹلی سکور کر کے بھی آئے ہیں نیشنل ٹی 20 کپ میں بھی، اور شاہینز کے لیے بھی ابھی وہ انہوں نے کھیلا ہے، بہت اچھے اسٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی۔ نیکسٹ محمد وسیم جونیئر اسکواڈ میں ہیں، یہ بھی اچھا فیصلہ ہے۔ سفیان مقیم کو اسکواڈ میں نہیں لیا گیا، یہ مجھے حیرانی ہے، اس پہ میں تو بہت شوق ہوا۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہم T20 ورلڈ کپ میں کیونکہ ہم ابرار احمد کے ساتھ عثمان طارق کو لے کے جا رہے ہیں تو سیکنڈ سپنر کی جگہ بنتی نہیں ہے۔ اب سفیان مقیم اتنے لمبے عرصے سے وکٹیں لے رہے ہیں، تو ویسے تو فیصل اکرم بھی پہلے ساؤتھ افریقہ کے اسکواڈ میں شامل تھے، انہیں کنٹینیو کروایا گیا، وہ بھی ٹھیک ہے، اچھے سپنر ہیں، وہ بھی اچھا فیصلہ ہے، لیکن ساتھ میں اگر سفیان مقیم بھی ہوتے تو ایٹ لیسٹ انہیں شاید بیچ میں کوئی ایک آدھا میچ اس میں دے دیتے، لیکن انہوں نے پرفارم بہت اچھا کیا ہوا تھا، وہ ابھی بھی پریزیڈنٹ کپ کے ٹاپ وکٹ ٹیکر میں سے تھے، اس لیے میرا خیال تھا کہ انہیں شاید پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے تھا۔